एग्जाम्स के लिए एक्साइटेड कौन होता है? तो मुस्लिम लीग क्या है बच्चों? मुस्लिम लीग एक तरीके से तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनके चलते आप देखते हो कि मुस्लिम्स को लगता है कि हमें अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। जब आप एक दूसरे को बहुत हेट करते हो, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ऐसे चीजें लानी स्टार्ट की जिससे दोनों कम्युनिटीज काफी ज्यादा अलग होना स्टार्ट हो जाए, राइट? तो इकोनॉमिक रूप से और एजुकेशनल फॉर्म से अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से वीक हैं। और अभी जो इनके लीडर्स हैं, क्या हाल चाल भाई आईसीएससी वाले बालकों, कैसे हो तुम सब? उम्मीद है बढ़िया हो, मस्त हो, जबरदस्त हो, ठीक है। चलिए देखो, आवाज ना थोड़ी सी हल्की सी बैठी हुई तुमको लग रही होगी। एक्चुअली क्या है, देखो यार, ऐसा है कि मौसम बदल रहा है ना, साथ ही साथ वक्त भी बदल रहा है, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि भाई समय पास आता जा रहा है तुम्हारे वही वाले एग्जाम्स का जिसका तुम्हें बेसब्री से इंतजार है, यस है ना, जिसके लिए तुम बहुत एक्साइटेड हो, यानी तुम्हारे बोर्ड एग्जामिनेशंस। अब मन के अंदर तो यही चल रहा होगा, सर कैसी बातें कर रहे हो, बोर्ड एग्जाम्स के लिए एक्साइटेड कौन होता है ना? इनफैक्ट एग्जाम्स के लिए एक्साइटेड कौन होता है? कोई नहीं होता। सबके जीवन का एक दुख है एग्जामिनेशन, आपको भी तो हुआ होगा, हमारे मजे क्यों ले रहे हो, है ना? पॉइंट तो बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं। देखो ऐसा है कि एग्जाम्स तो क्या है यार, वो तो होते ही रहेंगे, चाहे आप स्कूल्स में हो, चाहे आप कॉलेजेस में हो। तो इट्स जस्ट लाइक कि इट्स अ पेपर जहां पे आप बस आपने जो पढ़ा हुआ है साल भर में आपको बता के आना होता है एग्जामिनर को, बिकॉज उसको थोड़ी पता होता है ना? तो आप उसको बताते हो, देख भाई तेरे क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का ये आंसर है, तो एक काम करना, जब फ्री हो पढ़ लेना, पढ़ करके ना इसको अच्छे से करेक्ट कर देना, ठीक है। तो इनफैक्ट आप देखो ना कितना बढ़िया, इनफैक्ट जो बंदा चेक कर रहा होता है पेपर, ठीक है, उसके पास तो एक आंसर की होती है जिसको रेफर कर सकता है। लेकिन हमारे बच्चों के पास क्या होता है? कुछ नहीं होता, सिर्फ क्वेश्चन पेपर होता है, कोई आंसर की नहीं होता, कोई हिंट नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सो मैं हमेशा कहता हूं भाई, जो पेपर चेक कर रहा है ना, उससे कहीं ज्यादा एफर्ट मार रहा होता है हमारा स्टूडेंट, कहां पे? अपने पेपर को लिखने में, ठीक है। और बस आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, आपको पता ही है एक बढ़िया सी माइंड मैप सीरीज चल रही है हमारी। तो कल भी मैंने विक्ट्री बैच के अंदर कहा था कुछ बच्चों को कि जिन बालकों को थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो इस सीरीज को रेफर कर सकते हैं अपने टॉपिक्स को क्विकली रिवाइज और रिकॉल करने के लिए, ठीक है। अब कुछ कॉमन सी बातें थी जो काफी सारे बच्चों ने यहाँ पे मेरे से पूछी थी, तो उन बातों को पहले डिस्कस करते हैं और फिर फटाफट से आगे बढ़ते हैं हमारे आज के जबरदस्त वाले माइंड मैप यानी द मुस्लिम लीग के साथ। तो देखिए, मुस्लिम लीग बच्चे सेकंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट का ही एक छोटा सा प्यारा सा पार्ट है, जहां पे हम बात करेंगे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन कैसे हुआ और किस तरीके से उसने हमारे नेशनल मूवमेंट को इंपैक्ट किया। और साथ ही साथ बच्चों, यहाँ पे एक लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था लीग और कांग्रेस के बीच में 1916 में, उसके पीछे एक कहानी क्या थी। तो यही है हमारे आज के माइंड मैप का पूरा पूरा आप कह सकते हैं छोटा सा सिनॉप्सिस। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन एंड हियर वी गो। सो बहुत सारे बच्चों ने पूछा था कि सर एक बात बता दो कि हम लोग यहाँ पे नोट्स कहां से डाउनलोड करें। देखो बच्चे, कोई भी फ्री सीरीज स्टार्ट होती है ना, तो उसका एप्लीकेशन पे एक बैच क्रिएट हो जाता है। आप अपनी जैसे ही अपनी आप वीडियो डिटेल्स में जाएंगे, जैसे आप देखेंगे आपका जो वीडियो होता है ना, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होता है, उस डिस्क्रिप्शन में दिया होता है शो मोर। तो जैसे आप शो मोर पे जाओगे, आपको यहाँ पे एक बैच का लिंक दिख जाएगा, दिख रहा है आपको लिंक, ठीक है। तो एक बैच का लिंक आपको दिख जाएगा और इसके बाद ये बैच का लिंक कुछ ऐसे आपको दिखाई देगा। तो फिजिक्स वाले के एप्लीकेशन पे आप जब जाएंगे तो आपको ऐसे बैच दिखाई दे जाएगा, क्लास 10th आईसीएससी माइंड मैप सीरीज, ठीक है। और यहां पे दिखाई दे जाएगा आपको क्या बच्चे, यहां पे एनरोल करने का ऑप्शन, और आप देख पा रहे हो यहां पे क्लियरली लिखा हुआ है कि सीरीज आपका फ्री है। आई बात समझ में? तो एनरोल नाउ का ऑप्शन है, फ्री ऑफ द कॉस्ट सीरीज, आपको 1 रुपए यहां पे खर्च नहीं करने, दैट मींस यू डोंट हैव टू स्पेंड इवन अ सिंगल रुपी। सिर्फ यहां पे जाके एनरोल करना है, सारे वीडियो, सारे आपके नोट्स, सब कुछ आपको बेटा यहीं पे मिल जाएगा। तो जो बच्चे कह रहे थे सर नोट्स कहां मिलेंगे, सर टेलीग्राम पे मिलेंगे, सर इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, नहीं यार, किसी ग्राम पे नहीं मिलने वाले, किसी ग्राम पंचायत पे नहीं मिलने वाले, नोट्स मिलने वाले हैं आपको अपने इस बैच के अंदर। इसका नाम है क्लास 10th आईसीएससी माइंड मैप सीरीज, फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिर्फ आपको एनरोल नाउ पे जाके इस पे एनरोल करना है, बस 1 रुपए भी आपको खर्च नहीं करने यहाँ पे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि आप जब एनरोल नाउ पे जाओगे तो आपको दिखाएगा कि स्टेशनरी, किताबें वगैरह अगर आपने परचेस करी तो आप कर सकते हो, आप उन सारे ऑप्शंस को हटा देना, ठीक है। तो अगर आपको नहीं परचेस करनी, कोई लॉजिक नहीं है उसका, ठीक है, आप उन सारे ऑप्शंस को हटा देना, कोई दिक्कत नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट आपका बैच है, ठीक है। वो तो हम बच्चों को सजेस्ट कर देते हैं, जब बच्चा कभी ये एनरोल कर रहा होता है फ्री बैच में, तो हम बता देते हैं देखो यार तुम्हारे लिए कुछ और भी अच्छी चीजें हैं, तुम चाहो तो उसको रेफर कर सकते हो, वो 100% ऑप्शनल होती है, ठीक है। तो ऐसा मैंडेटरी नहीं होता कि जब आप वो चीज खरीदोगे तभी आपको बैच फ्री मिलेगा, नहीं, बैच फुल ऑफ कॉस्ट फ्री है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। सिंपल सी बात है, बस आपको एनरोल करना है और अपने नोट्स वगैरह आप यहीं से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो जिन बच्चों को कंफ्यूजन था कि सर नोट्स कहां से डाउनलोड करें, किधर जाना पड़ेगा, तो आपके कंफ्यूजन आई गेस इससे दूर हो जाना चाहिए, ठीक है। सॉर्टेड है। तो क्लास 10th आईसीएससी माइंड मैप सीरीज एंड आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है। तो आपको बैच का नाम आई गेस दिख गया होगा, इसमें जाके बस एनरोल करना है, ठीक है। चलिए, तो कुछ हमारे बड़े जबरदस्त से बच्चे हैं। अब क्या है, मेरे को लग रहा है कि बोर्ड का ब्राइटनेस थोड़ा ज्यादा है, तो एक काम करते हैं, अरे भैया ये वापस आते हैं, एक काम करते हैं दोस्तों, थोड़ा सा इसको साइड करते हैं, अच्छा ये इधर इसको लेके आते हैं,
थोड़ा सा उसको कम करते हैं, हाँ बिल्कुल मुझे लग ही रहा था। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। ओके, तो आई गेस अब बच्चों का नाम दिख रहा होगा, है ना, तो अब बच्चों का नाम इनफैक्ट क्लियर होगा। तो मैंने कहा था कि लास्ट टाइम मैंने शाउट आउट दिया था कुछ बच्चों को, उनका नाम लिया था जिन्होंने काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस यहाँ पे आंसर किए थे, और ऐसे ही हमारे पास कुछ और बच्चे जिनका नाम मेरे को सामने निकल के आया। तो भाई उनमें से कुछ नाम मैं आपको बता देता हूं, जीविका मूर्ति, अनु मौर्य, ठीक है, वी हैव श्रीश नवाब, क्या बात है, 13 आवर्स अगो इन्होंने आंसर किया था इस पर्टिकुलर टॉपिक पे। ये वो वाला वीडियो है, सेकंड फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट वाला। फिर प्रीति सिंह ने बड़ा अच्छा आंसर किया है, गुनी ने बहुत अच्छा आंसर किया है, सो वी हैव सुमन यादव जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर किया है। तो ये कई सारे बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे आंसर्स किए हैं। तो वेल डन गाइस, आप सभी का कमेंट सेक्शन में पढ़ता हूं, ठीक है, बड़ा अच्छा लगता है जब आप ऐसी चीजों पे रिस्पॉन्स करते हो, एंड दैट्स रियली गुड यार। तो लॉट्स ऑफ अप्रिसिएशंस, बहुत सारा आपको, है ना, वेल डन फ्रॉम माय साइड एंड हमारे अपने डॉगेश भैया के साइड से। तो भाई ये स्पेशली जो आपका ये जो वेल डन वाला अप्रिसिएशन वाला पार्ट है, इसका क्रेडिट जाता है हमारे इस आदमी को, बिकॉज इसी ने मेरे को सजेस्ट किया था, ठीक है। चलिए अब एक काम करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, क्या भाई, हमारा आज का सेशन दैट इज अबाउट द मुस्लिम लीग, ठीक है। तो आज हम किस बारे में बात करेंगे दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट द मुस्लिम लीग, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो मुस्लिम लीग क्या है बच्चों, मुस्लिम लीग एक तरीके से एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। अब जब कांग्रेस बन गई, तो कांग्रेस बनने के बाद बहुत सारे ऐसे मुस्लिम्स थे जिनको ये लगता था कि कांग्रेस कभी मुस्लिम्स के जो आप कह सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं या उनके जो दिक्कतें हैं, समस्याएं हैं, जो डिमांड्स हैं, उनको कभी आगे नहीं रखेगी, बिकॉज कांग्रेस एक हिंदू मेजोरिटी पार्टी थी, राइट। उसमें नो डाउट कुछ मुस्लिम लीडर्स थे, बट स्टिल तो हिंदूस हैं वो डोमिनेट करते थे। और इवन कंट्री की बात करें तो पॉपुलेशन वाइज हिंदूस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे जिनके चलते आप देखते हो कि मुस्लिम्स को लगता है कि हमें अपना एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए, एंड हेंस कम्स द मुस्लिम लीग, ठीक है। चलिए आइए बात करेंगे फटाफट से। तो देखिए नंबर 1, सबसे पहला जो बैकग्राउंड इसका तैयार होगा वो स्टार्ट होगा बच्चे आपसे, दैट इज द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म से। लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक बार आपके सिलेबस को रेफर कर लिया जाए। तो आपके सिलेबस के हिसाब से बच्चे यहाँ पे क्या बोला गया, एसएससी ने कहा है कि मुस्लिम लीग, उसके फैक्टर्स क्या थे फॉर्मेशन के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, और लखनऊ पैक्ट का सिग्निफिकेंस आपने डिस्कस करना है। तो इसी को स्टिक करते हुए माइंड मैप्स के अंदर चलेंगे, बिकॉज कम समय के अंदर सिंपल सी बात है, आपको फटाफट से चीजें रिवाइज करना ही अपना ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। चलिए तो एक्स्ट्रा वाली चीजें अपन बैच में करते हैं, और यहाँ पे अपन बात करेंगे वो जो आपके लिए बहुत ज्यादा क्रूशियल एंड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए तो लेट्स टॉक अबाउट वेरी फर्स्ट, दैट इज द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। अब अगर आप देखोगे दोस्तों, कम्युनलिज्म का मतलब होता है जब आप धर्म की राजनीति करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब है जब आप रिलीजन के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों को भड़काते हैं। और आप देखोगे कि धीरे धीरे करके जब कांग्रेस आपकी फॉर्म हुई, उसके बाद का जो सिनेरियो है उसमें ब्रिटिशर्स को एक बात समझ में आ गई थी, अगर आपको लंबे समय तक रूल करना है तो हिंदूज और मुस्लिम्स को अलग अलग करना बहुत जरूरी है, ठीक है। उनके बीच में हेट्रेड, एक घृणा की भावना को स्टैब्लिश करना, पैदा करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो अपराइजिंग ऑफ 1857, खासकर 1857 के बाद, रिवॉल्ट के बाद, ये ब्रिटिशर्स को रियलाइज हो गया कि अगर हिंदूज एंड मुस्लिम्स साथ में रहेंगे तो ऑब्वियस सी बात, आप इंडिया पे बहुत टाइम रूल नहीं कर पाओगे, तो इन दोनों को सेपरेट करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि भारतीय नेशनल मूवमेंट को कमजोर करने के लिए दोनों कम्युनिटीज के बीच में ना हेट्रेड पैदा करना स्टार्ट किया, राइट। हेट्रेड पैदा करना, हेट्रेड मतलब जब आप एक दूसरे को बहुत हेट करते हो, एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो ऐसे चीजें लानी स्टार्ट की जिससे दोनों कम्युनिटीज काफी ज्यादा अलग होना स्टार्ट हो जाए, राइट। इसके अलावा अगर आप देखोगे बच्चों, तो इन्होंने क्या कहा कि इन्होंने कहा कि देखिए नेशनल मूवमेंट जो चल रहा है, इन्होंने मुस्लिम्स को भड़काना स्टार्ट किया। इन्होंने कहा जो नेशनल मूवमेंट चल रहा है बेटा, ये इसलिए चलाया जा रहा है ताकि हिंदू डोमिनेंस यहां पे स्टैब्लिश की जा सके, एक हिंदू मेजोरिटी कंट्री बनाया जा सके, ठीक है। और मुस्लिम्स को ऐसी कंट्री में कभी भी अधिकार या राइट्स नहीं मिलेंगे, इसलिए मुस्लिम्स को अपना खुद का एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहिए। तो ये होती है धर्म के नाम की राजनीति, जो कि अभी ब्रिटिशर्स यहां पे कर रहे हैं, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन फर्दर बच्चों, हमें क्या पता चलता है, फैक्टर्स लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जिनकी वजह से आप देखोगे मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है। देखिए नंबर 1, लॉस ऑफ सोवरेनिटी बाय द मुगल्स। पहले क्या हुआ करता था, ब्रिटिशर्स से पहले जो मुगल्स थे वो भारत पे कंट्रोल किया करते थे, लेकिन अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स इस बात से काफी नाराज थे स्टार्टिंग में कि ब्रिटिशर्स ने मुगल्स जो कि मुस्लिम रूलर्स थे उनको हटा करके, उनको डिथ्रोन करके अपना एम्पायर बनाया था। तो स्टार्टिंग में अगर आप देखेंगे तो मुस्लिम्स जो है ब्रिटिशर्स को अपना एनिमीज या फिर दुश्मन मानते थे, ठीक है। इनफैक्ट मुस्लिम्स ने एक वहाबी मूवमेंट चला था, उसमें पार्टिसिपेट किया था, उसका एम था ब्रिटिश डोमिनेशन को भारत में एंड करना। और 1870 के बाद आप देखते हो कि जब ब्रिटिशर्स को ये रियलाइज होता है कि अगर आप मुस्लिम्स के अगेंस्ट रहे या मुस्लिम्स को आपने सपोर्ट नहीं किया तो ऑब्वियस सी बात है कांग्रेस के साथ मिलकर काम करेंगे और आपकी बैंड ज्यादा खतरनाक तरीके से बजाएंगे,
ठीक है, या फिर आप ये कह सकते हो कि मुस्लिम्स जो है हिंदूज के साथ मिलकर काम करेंगे और आपकी बैंड और खतरनाक तरीके से बजाएंगे। इसी वजह से आप देखोगे 1870 के बाद ब्रिटिश एटीट्यूड में चेंजेस आते हैं मुस्लिम्स के प्रति। ठीक है, जब वो देखते हैं कि कई सारी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे काफी अपोज कर रही है ब्रिटिशर्स को, तो उनको समझ में आता है कि एक काम करिए कि मुस्लिम्स को यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट देना स्टार्ट करें, जिससे मुस्लिम्स को फील हो कि ब्रिटिशर्स उनके सगे या फिर उनके दोस्त हैं, और फिर मुस्लिम्स को आप इस्तेमाल करिए बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ। ठीक है, तो ये आप कह सकते हो एक तरीके से इनका चाल था, चालाकी थी ब्रिटिशर्स की। 1870 के बाद जो है ये ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, मुस्लिम्स को फेवर करने लगते हैं, बिकॉज ये चाहते थे कि नेशनल मूवमेंट को यहाँ पे कमजोर या वीक कर दिया जाए। ठीक है, दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, चलिए, दैट इज पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल। डिवाइड एंड रूल का मतलब होता है जब दो लोगों में लड़ाई लगवा करके फायदा हमेशा तीसरे का होता है। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे 1871 में एक पॉलिसी आई, दैट इज लॉर्ड मेयो ने क्या किया कि जितने भी आपके मुस्लिम प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्कूल्स थे, वहां पे जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन यानी पढ़ाई कराने का जो तरीका है उसको यहाँ पे उर्दू बना दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि देखिए जो बंगाल का पार्टीशन था हमने इसलिए किया था ताकि एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका हम बना सके। तो मुस्लिम्स को अपने फेवर में लाने के लिए क्या कर रहे हैं, बंगाल के पार्टीशन को मिस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हमने तो इसलिए पार्टीशन किया था ताकि मुस्लिम मेजॉरिटी प्रोविंस यहां बना सके। ठीक है, एंड साथ ही साथ कई सारे प्रेस मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करके भी ये लोग कम्युनल हेट्रेड फैलाते थे। मतलब ये समझाने का ट्राई कर रहे हैं मुस्लिम्स को कि देखिए हम आपके सगे, हम आपके भाई बंधु हैं, और जो बाकी लोग हैं देश के वो आपके बिल्कुल भी सपोर्ट में नहीं है, जिससे कि क्या होगा कि मुस्लिम्स ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल हो जाएं और बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को, खासकर कांग्रेस को आगे चल के आप देखोगे तो अपोज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए, इसके बाद क्या होता है बच्चे, इसके बाद दो बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आते हैं यहाँ पे। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज कि द बैकवर्डनेस ऑफ द मुस्लिम्स। अच्छा, अब अगर आप देखोगे तो मुस्लिम समाज के साथ एक और दिक्कत थी कि यार ये लोग काफी, मतलब उस जमाने के हिसाब से हम बात करें तो बेचारे काफी बैकवर्ड थे। बैकवर्ड इन द सेंस कि इनको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अभी नहीं मिली थी, चाहे एजुकेशन की बात की जाए, चाहे व्यापार या ट्रेड की बात की जाए। तो देखिए क्या होता है कि पहले 70 साल जो थे 19वीं सेंचुरी के, खासकर जो आपके अपर क्लास मुस्लिम्स हैं, अपर कास्ट के, ठीक है, अच्छे खासे रिच लोग, वो काफी ज्यादा एंटी ब्रिटिश थे, काफी कंजर्वेटिव माइंड के थे, और उनको लगता था कि मॉडर्न एजुकेशन से वो बर्बाद हो जाएंगे, उनका पूरा रिलीजन खराब हो सकता है। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट आप देखोगे उन्होंने कभी मॉडर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाया। ठीक है, दूसरी बात 1857 की रिवॉल्ट के बाद आप देखोगे तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, मुस्लिम्स के साथ जितने भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स होते हैं, मिलिट्री पोजीशंस होते हैं, सब में डिस्क्रिमिनेशन करना स्टार्ट कर दिया, यानी भेदभाव करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, कितनी, अच्छा, इसके अलावा अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स के साथ दो दिक्कतें और थी कि इन्होंने वेस्टर्न एजुकेशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, और साथ ही साथ किसी भी वेल ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री के अंदर ये लोग ज्यादातर काम नहीं किया करते थे। तो इकोनॉमिक रूप से और एजुकेशनल फॉर्म से अगर आप देखोगे तो ये थोड़े से वीक हैं, और अभी जो इनके लीडर्स हैं उनको लगता है कि अगर मुस्लिम्स को अपलिफ्ट करना है या फिर उनके लिए कोई अधिकार लेकर के आने हैं तो जरूरी है कि इनको ट्रेन किया जाए, एजुकेट किया जाए, और साथ ही साथ क्या किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए, जिससे थोड़ा सा समाज में आगे बढ़ सके। इसी रिस्पेक्ट में अगर आप देखोगे एक बड़ा कंट्रीब्यूशन आता है सर सैयद अहमद खान का। ठीक है, सर सैयद अहमद खान कौन थे बेटा, एक एजुकेशनिस्ट थे, सोशल रिफॉर्मर थे। ठीक है, रिफॉर्मर है, इसको आर कर लीजिएगा, सोशल रिफॉर्मर थे। इन्होंने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी एट अलीगढ़, जिसे आप एएमयू के नाम से जानते हैं आजकल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन को काफी अपोज किया था, और खुद एक यूनाइटेड इंडियन पेट्रियोटिक एसोसिएशन बनाई थी 1888 में, राइट। तो इनके जो प्रिंसिपल थे यहाँ पे मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के, इनका नाम था थियोडोर बेक। ठीक है, अब बेक वो बंदा था जो यहाँ पे बहुत ज्यादा हेट्रेड फैलाता था। ठीक है, तो इसने क्या कहा, इसने बिल्कुल सपोर्ट किया सर सैयद अहमद खान को। इनफैक्ट ये जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाया उसमें भी आप कह सकते हैं कि जो स्टार्टिंग में सपोर्ट था गवर्नमेंट के साइड से वो मिला इनको। ठीक है, रीजन बहुत सिंपल था। अगर आप इस प्रिंसिपल की बात सुने तो प्रिंसिपल क्या कहता है, ये कहता है कि यार एंग्लो और मुस्लिम यूनिटी पॉसिबल है, मतलब ब्रिटिशर्स और मुसलमानों के बीच की यूनिटी पॉसिबल है, लेकिन हिंदू मुस्लिम यूनिटी पॉसिबल नहीं है। तो इनको ये समझाता था बार बार सर सैयद अहमद खान और सबको कि भाई साहब कि हिंदूज क्या करेंगे, हमेशा यहां पे डोमिनेट करेंगे अगर ब्रिटिशर्स इंडिया से चले जाते हैं तो। ठीक है, बिकॉज दे आर इन मेजॉरिटी, तो वो हमेशा डोमिनेट करने का ट्राई करेंगे, कभी भी आपको राइट्स नहीं देंगे। तो इस प्रकार की मिसलीडिंग आप कह सकते हो बच्चे, कई सारे जो कहते हैं ना आइडियाज है वो पूरे इंडियन सोसाइटी में फैले हुए हैं। ठीक है, चलिए, इसके अलावा अगर आप बात करें बच्चों, दैट इज द रॉन्ग इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री को, इतिहास को गलत तरीके से इंटरप्रेट करना, ये तो भाई ऑब्वियस सी बात है, एक तगड़ी पॉलिसी थी यहाँ पे ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि भारतीय हिस्ट्री को ना दो पीरियड्स में डिवाइड कर दिया, एक कहलाता है हिंदू पीरियड और एक कहलाता है मुस्लिम पीरियड। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ ऐसे हिस्टोरियंस थे जिन्होंने यहाँ पे हिंदूज को थोड़ा भड़काने के लिए क्या किया, मुस्लिम्स की बुराई शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा है कि मुस्लिम पीरियड के जमाने में जो इंडियन सोसाइटी है उसका डाउनफॉल आ गया, जो पुराना अपना कल्चर था वो पूरा बर्बाद हो गया, खत्म हो गया। ठीक है, इस वजह से जो है ऑब्वियस सी बात है हमारा इनके साथ बहुत ज्यादा यूनिटी पॉसिबल नहीं है, राइट। अब फिर आता है एक्शंस ऑफ द एसर्टिव नेशनलिस्ट।
अब कुछ एक्शंस और स्पीचेस ऐसे थे हमारे असर्टिव नेशनलिस्ट के, जिन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पे मुस्लिम्स को काफी अनॉय कर दिया। जैसे आपको याद होगा कि जो हमारे शिवाजी फेस्टिवल्स एंड गणपति फेस्टिवल्स थे, उसके अंदर आप देखोगे तो नो डाउट कि वहां पे जो ऑब्जेक्टिव था बहुत क्लियर था कि यूथ, जो हमारा यंग समाज है देश का, उसको मोटिवेट करना देश के फाइट करने के लिए। लेकिन मुस्लिम लीडर्स जो होते हैं यहाँ पे उसको बड़ा अलग तरीके से ले आते हैं। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो जब एंटी पार्टीशन मूवमेंट चलाया गया था बंगाल के अंदर, तो कई सारे लोगों ने पार्टीशन वाले दिन पे क्या किया था, नंगे पैर जाके गंगा में डुबकी लगाई थी, जो कि नॉर्मल हिंदुइज्म में भी हम लोग कई सारे फेस्टिवल्स में करते हैं। तो कई सारे मुस्लिम लीडर्स को लगा कि यार ये काफी ज्यादा सेक्युलर नहीं है, और साथ ही साथ ये हमारे अगेंस्ट है, हमारे फेवर में नहीं है, और हमको मतलब हमारी सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए किया जा रहा है। तो इस तरीके के जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है वो दोनों कम्युनिटीज के बीच में, चाहे आप हिंदूज की बात करिए चाहे मुस्लिम्स की बात करिए, एज अ रिजल्ट आप देखोगे कि वो जो डिमांड है ना कि एक अलग सा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, वो डिमांड यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती जाती है। चलिए आगे बात करते हैं, लेट्स मूव ऑन फर्दर। अब वो कौन से इवेंट्स है बेटा जिसके चलते आप देखोगे कि मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। विच आर द इवेंट्स दैट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग? नंबर 1, ठीक है, पहला है द हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी। देखिए पहले क्या होता था, जो आपका यूनाइटेड प्रोविंसेस का इलाका है, मतलब आज के जमाने का आप उत्तर प्रदेश वाला रीजन मान लीजिए, तो वहां पे जितना भी आपका कोर्ट है, यानी जो जितना भी सरकारी कामकाज है, वो उर्दू में हुआ करता था, ठीक है। पर इसके अगेंस्ट आप देखोगे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस थे हिंदू वाले भी, जिन्होंने कहा यार ये तो बात तो बिल्कुल गलत है कि आप सिर्फ एक ही लैंग्वेज को फेवर कर रहे हो। तो ये चाहते थे कि उर्दू के साथ साथ हिंदी को भी यहाँ पे कोर्ट लैंग्वेज बनाया जाए, ठीक है। तो क्या होता है, सरकार जो है यहाँ पे 1900 में एक लॉ पास करती है जिससे कि हिंदी उर्दू के साथ साथ एक कोर्ट लैंग्वेज बन जाती है। लेकिन इससे क्या होता है कि कुछ जो कंजर्वेटिव टाइप के मुस्लिम ग्रुप्स थे उनको लगता है कि हमारी तौहीन की गई है, यानी हमारा डिसरिस्पेक्ट किया गया है, एंड वो जो है थोड़ा सा ब्रिटिशर्स से अलग होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो हिंदी और उर्दू का कॉन्ट्रोवर्सी। फिर आप देखोगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को, बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए जो है एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, इसका नाम था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल डेक्कन डिफेंस एसोसिएशन, ठीक है। दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1893। इसका सिंपल रीजन था कि आईएनसी के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, और साथ ही साथ मुस्लिम लीग, मतलब मुस्लिम लीग तो आगे बनेगी, साथ ही साथ जो अपने मुस्लिम लीडर्स हैं उनको कांग्रेस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करने से रोकना। बिकॉज पहले होता था, कई सारे मुस्लिम लीडर्स आपके कांग्रेस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट करते थे, बट इस ऑर्गेनाइजेशन का एम था कि ऐसा होने से प्रिवेंट करना, और साथ ही साथ बढ़ते हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के इन्फ्लुएंस को काउंटर करना, ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात आती है अलीगढ़ पॉलिटिक्स। देखिए अलीगढ़ के अंदर एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसको हम अलीगढ़ मूवमेंट के नाम से जानते हैं। इसको स्टार्ट किया था नवाब मोहसिन मुल्क ने, ठीक है। और इसका सिंपल सा ऑब्जेक्टिव ये था कि मुसलमानों के अंदर या मुस्लिम्स के अंदर ब्रिटिशर्स के प्रति एक लॉयल्टी को जनरेट करना, ठीक है, कि भाई हम आपके वफादार हैं। तो ये वाली फीलिंग लेकर के आना मुस्लिम्स के अंदर। एंड मेंबर्स इनफैक्ट अगर आप देखोगे इस पूरे अलीगढ़ मूवमेंट के, तो जो हिंदी और उर्दू को लेकर कंट्रोवर्सी हुआ था इसके काफी खिलाफ थे। इनको लगता था कि ब्रिटिशर्स ने इनके साथ काफी गलत किया हुआ है, ठीक है। इनफैक्ट आप ये मान के चलिए जो उस टाइम के वाइसरॉय साहब थे, उन्होंने यहाँ पे मोहसिन मुल्क को, जो मोहसिन मुल्क के नवाब साहब हैं यहाँ पे, इनको वार्निंग दिया था कि आप जो है ये अपना एजेंडा वापस ले लीजिए, ये हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी को लेकर के, अदरवाइज आपको बाहर करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस टाइप की काफी सारी कंट्रोवर्सीज अगर आप देखोगे बच्चे यहाँ पे तो एरप्ट करती हैं, ठीक है। एंड यहां पे इस वजह से आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को भी फील होने लगता है कि ब्रिटिशर्स जो है वो अपने फायदे का सोच रहे हैं, हमारी बात नहीं कर रहे। और इसीलिए अगर इनको अपने इंटरेस्ट को सेफगार्ड करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो ऑर्गेनाइज होना बहुत जरूरी है, एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथे नंबर पे आता है द पार्टीशन ऑफ द बंगाल। देखिए जो पार्टीशन ऑफ द बंगाल था ना, उसको कुछ मुस्लिम्स ने जरूर सपोर्ट किया था। उसका रीजन है, अगर आप देखेंगे तो जो नवाब सलीमुल्लाह साहब थे, है ना, ढाका बांग्लादेश वाले साइड, आज के टाइम पे बांग्लादेश वाला रीजन है, उस जमाने में भारत का ही पार्ट था। तो ढाका के अंदर जो नवाब सलीमुल्लाह थे, ठीक है, उन्होंने काफी ज्यादा सपोर्ट किया था कि हमारे ईस्टर्न बंगाल बनने में, राइट। तो बंगाल को जब डिवाइड किया गया, बंगाल को जब पार्टीशन किया गया, तो ईस्टर्न बंगाल के फॉर्मेशन में इनका बहुत तगड़ा सपोर्ट था, ठीक है। उन्होंने काफी वेलकम किया, बिकॉज इनको ये लगा कि भैया अब एक नई मुस्लिम मेजोरिटी वाली प्रोविंस या मुस्लिम मेजोरिटी वाला स्टेट बन चुका है, ठीक है। चलिए पांचवा पॉइंट। अच्छा अब अगर आप देखोगे तो मुस्लिम्स अपना एक डेप्यूटेशन भेजते हैं। डेप्यूटेशन मतलब अपने कुछ मेंबर्स को भेजते हैं अपने लिए कुछ डिमांड्स डिस्कस करने फ्रॉम द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो ये जो मुस्लिम डेप्यूटेशन है इसको लीड कर रहे थे आगा खान। ये मिलते हैं वाइसरॉय मिंटो से 1 अक्टूबर 1906 को, और कुछ अपनी डिमांड्स को आगे रखते हैं। कहते हैं कि भैया हमको इलेक्टेड बॉडीज में जो रिप्रेजेंटेशन चाहिए वो पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बेसिस पे चाहिए, ना कि नंबर ऑफ स्ट्रेंथ, मतलब नंबर ऑफ पीपल के बेसिस पे, ठीक है। तो इनका डिमांड था कि रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए पॉलिटिकल बॉडीज में, पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस के बिहाफ पे सेपरेट इलेक्टोरेट्स होने चाहिए मुस्लिम्स के लिए, यानी जहां से एक मुस्लिम बंदा कैंडिडेट हो इलेक्शन में और उसको वोट करने वाले भी सारे मुस्लिम हो, ठीक है। इनको प्रेफरेंस चाहिए थी, यानी जो वाइसरॉय की जो काउंसिल अपॉइंट की जाती है उसमें मुस्लिम मेंबर्स को यहां पे प्रेफरेंस दी जाए। साथ ही साथ जितनी भी स्टेट सर्विसेज, जितनी भी सरकारी जॉब्स हैं
वहां भी मुस्लिम्स के पास रिजर्वेशन होना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट जितनी भी मुस्लिम यूनिवर्सिटीज खोली जा रही है उसमें सरकार इनको हेल्प करे। तो ये मदद अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो इसको लेकर के सारे डिमांड्स को लेकर के जाते हैं कहां पे, आगा खान आपके वाइसरॉय मिंटो से मुलाकात करने के लिए इन द 1906। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए अब अगर आप देखोगे तो उसमें से काफी सारी डिमांड्स कहीं ना एक्सेप्टेबल भी होने लगती हैं, जो कि एक और तगड़ा बूस्ट प्रोवाइड करती है टू ऑर्गेनाइज द मुस्लिम्स इनटू अ वेल डिफाइंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए अब आते हैं, बात करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ कि देखिए कि पहली बात तो जब ये डेलीगेशन गया और थोड़ी सी होप जगी कि हाँ कुछ डिमांड्स इसमें से मानी जा सकती हैं, तो बहुत जरूरी है कि आप एक पॉलिटिकल फॉर्म में ऑर्गेनाइज्ड हो, तभी तो आप चुनाव लड़ोगे, तभी तो आप अपने लिए सीट्स लेकर के आ पाओगे, तभी तो आपको काउंसिल्स के अंदर जगह मिलेगी। तो यहां पे जो नवाब सलीमुल्लाह थे, आपको याद होगा ढाका वाले, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनिशिएटिव लिया है ना, और जितने भी आपके इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स थे उस जमाने के, उनके साथ मिल करके क्या किया, असेंबली की, मतलब उनके साथ मिले कहां पे, ढाका में, इन द ईयर 1906। ठीक है, एक प्रपोजल रखा गया एक सेपरेट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए, जो कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम्स की होगी। तो ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया गया और फाइनली आप देखोगे एक ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फॉर्मेशन होता है 30th ऑफ दिसंबर 1906 को, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ नवाब सलीमुल्लाह। तो नवाब सलीमुल्लाह साहब जो कि ढाका के अंदर थे, जो कि बहुत कन्विंस थे, बहुत खुश थे पार्टीशन ऑफ द बंगाल से, वही इस मूवमेंट को फाइनली लीड करते हैं। सारे इंपॉर्टेंट मुस्लिम लीडर्स के साथ मिलकर प्रपोजल रखा जाता है कि एक नई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाए, और फाइनली आपकी पैदा होती है द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ऑन 30 दिसंबर 1906। इसके प्रेसिडेंट थे नवाब सलीमुल्लाह। बाद में जो है बेटा आगा खान को परमानेंट प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है ऑफ द मुस्लिम लीग। ठीक है, चलिए वही आगा खान है जो डिमांड लेकर के आगे गए थे। अब अगर हम बात करें इसका इफेक्ट क्या पड़ा हमारे, चलिए अब अगर हम बात करें बच्चे की मुस्लिम लीग के ना, यहाँ पे आप कह सकते हो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। ठीक है, बहुत सिंपल है, तीन एम्स आप रिमेंबर कर सकते हैं। नंबर 1 कि पहली बात टू प्रमोट द फीलिंग ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश। ठीक है, कि ब्रिटिशर्स के प्रति लॉयल्टी को प्रमोट करना। मैंने आपको बताया ना कि जो वाइसरॉय मिंटो था, उसने कई सारे रिफॉर्म्स को एग्री करने में, कई सारे डिमांड्स को एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव साइड शो किया था, जो कि एक अच्छा खासा कह सकते हैं सिंडिकेटर था कि मुस्लिम्स को यहाँ पे थोड़ा सा लॉयल होना चाहिए ब्रिटिशर्स के प्रति। तो मुस्लिम लीग का एक ऑब्जेक्टिव था ये। ठीक है, लॉयल्टी टुवर्ड्स द ब्रिटिश, प्रोटेक्ट एंड एडवांस द पॉलिटिकल राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है, जितने भी मुस्लिम्स के पॉलिटिकल राइट्स हैं उनको रिप्रेजेंट करने की बात है। ठीक है, उनके नीड्स एंड एस्पिरेशंस को, ठीक है, सरकार के सामने, ब्रिटिश सरकार के सामने, ये सारी जिम्मेदारी किसकी, सारी जिम्मेदारी हमारे मुस्लिम लीग को। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों की जो हॉस्टिलिटीज बढ़ रही थी, लोगों के अंदर हेट्रेड बढ़ रही थी, है ना, कि मुस्लिम्स के बीच में, बाकी जो अदर कम्युनिटीज इंडिया के बीच में, ठीक है, उनके बीच में काफी ज्यादा हेट्रेड बढ़ रही है। तो उस हेट्रेड को यहाँ पे रिड्यूस करना, उसको कम करना, कि यहाँ पे मुस्लिम्स के डिमांड्स को माना जाए, उनकी बातों को सुना जाए, लेकिन बिना किसी लड़ाई झगड़े, बिना किसी वायलेंस के, ठीक है, बिना किसी हेट्रेड के। तो यहाँ पे इसका मेजर ऑब्जेक्टिव था, राइट। अब सवाल उठता है कि इसने हमारे नेशनल मूवमेंट पे क्या इंपैक्ट डाला। देखिए, नंबर 1 सबसे पहला इंपैक्ट था कि इसने हमारे नेशनल मूवमेंट को काफी कमजोर कर दिया, राइट, बिकॉज ब्रिटिशर्स यही चाहते थे कि हिंदूज अलग हो जाएं और मुस्लिम्स अलग हो जाएं। 1857 उसके बाद की पॉलिटिक्स में दोनों ग्रुप्स में यूनिटी देखने को मिलती है, और यही यूनिटी तोड़ना जो है, अगर आप देखोगे, ब्रिटिशर्स का मेजर एम है, जिससे कि हमारा नेशनल मूवमेंट काफी कमजोर हो जाए, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, आप देखोगे मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया। जो मोर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे 1909 के, उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट्स यहां पे मुस्लिम्स को दिए गए थे, ठीक है। एंड इसके बाद अगर आप देखोगे तो सीट्स को एक्सक्लूसिव यहां पे मुस्लिम्स के लिए रिजर्व कर दिया गया कि हाँ भाई सही है कि हम आपके लिए रिजर्वेशन दे रहे हैं सीट्स का अपने असेंबलीज और काउंसिल्स के अंदर। सेपरेट इलेक्टोरेट्स का मतलब क्लियर है इस केसेस में कि भाई आपके इस पर्टिकुलर इलाके से जो कैंडिडेट खड़ा होगा इलेक्शंस के लिए, वो भी आपका मुस्लिम बंदा होने वाला है, और जो उसको वोट देंगे वो भी यहाँ पे मुस्लिम होने वाले हैं। सो दैट एकदम श्योरिटी हो जाएगी मुस्लिम पर्सन यहाँ पे अपॉइंट होकर के इन असेंबलीज और काउंसिल्स का पार्ट बन रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो ये जानबूझ करके ये बात एक्सेप्ट की गई थी, जिससे कि क्या हो, मुस्लिम लोग काफी खुश हो जाए और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में एक दरार पैदा हो जाए। तो भाई यही है पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, एक को बेनिफिट करो दूसरे को मारो, दूसरे को बेनिफिट करो पहले वाले को मारो, ठीक है। तो इससे क्या होगा भाई कि दोनों आपस में कभी यूनाइट भी नहीं हो पाएंगे, और एक आपकी तरफ फेथफुल रहेगा, दूसरा कहेगा यार ये तो बड़ा गलत हो रहा है। फायदा किसका होगा, फायदा आपका होगा, ठीक है। तो दैट इज द पॉलिसी ऑफ द डिवाइड एंड रूल, कि दोनों को अलग अलग बातें समझाओ और खुद सारे मजे ले जाओ। तो यहां पे ये लोग यही कर रहे हैं। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का डिमांड इसलिए एक्सेप्ट किया जाता है बिकॉज कांग्रेस इससे काफी नाराज हो जाए और साथ ही साथ मुस्लिम्स खुश हो जाए। फायदा किसका होगा, ब्रिटिशर्स का, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट द लखनऊ पैक्ट वाला टॉपिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन, कि भाई लखनऊ पैक्ट क्या था। देखिए पैक्ट का मतलब होता है दोस्तों किसी प्रकार का एग्रीमेंट, ठीक है, किसी प्रकार का एग्रीमेंट। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट लखनऊ पैक्ट, देखिए नंबर 1 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के जमाने का जो पीरियड था, वहां पे तगड़े तरीके की आप कह सकते हो नेशनलिस्ट एक्टिविटीज चल रही थी ना, देश में भी काफी कुछ हलचल चल रही है, हमारे कई सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस अपनी अलग अलग डिमांड्स लेकर के आगे आ रहे हैं,
ठीक है। आप देखेंगे मुस्लिम लीग जो है उसके बाद वो भी काफी एक्टिव है इस टाइम पीरियड में। सो ये जो इवेंट्स है ना वॉर के, साथ ही साथ उस टाइम पे जो सेंटिमेंट्स थे हमारे, ठीक है, हमारे देश के अंदर, वो काफी हद तक रिस्पॉन्सिबल है मुस्लिम लीग और कांग्रेस के साथ मिलने के। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, फॉर एग्जांपल कई सारी इवेंट्स हैं। आपको याद होगा दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर हमारे दो ग्रुप्स थे, एक हमारी सेंट्रल पावर्स और एक अलाइड पावर्स थी, ठीक है, जिसमें अलाइड पावर्स में ब्रिटेन था, और अगर आप देखोगे तो ऑपोजिट साइड पे ऑटोमन तुर्की था, ऑटोमन टर्की जिसको हम कहते हैं, ठीक है। तो ऑटोमन टर्की अगर हम बात करें, मतलब तुर्की एक देश है यूरोप के अंदर, ठीक है, तो वहां का जो एम्पायर वो ऑटोमन एम्पायर कहलाता है, प्रॉपर मुस्लिम एम्पायर था, उसका अच्छा खासा कब्जा था पूरे यूरोप पे, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो 1912 और 1913 से जो ऑटोमन एम्पायर है काफी सारी लड़ाइयां लड़ रहा है, इनको हम बाल्कन वॉर्स कहते हैं, ठीक है। तो मतलब बाल्कन वॉर्स आप ऐसा समझ रहे कि यूरोप के अंदर एक इलाका है बाल्कन, वहां पे बहुत सारे स्टेट्स हैं जो ओटोमन के कंट्रोल में आते थे, वो चाहते थे कि ओटोमन से उनको इंडिपेंडेंस मिल जाए, ठीक है। अब इन स्टेट्स के अंदर आप देखोगे ज्यादातर लोग या तो क्रिश्चियंस थे या तो किसी और मतलब चीज को फॉलो करते थे, बट मुस्लिम्स नहीं थे। और ओटोमन एम्पायर अगर आप देखेंगे तो प्रॉपर मुस्लिम एम्पायर था। तो लोगों के साथ दिक्कत यही थी, वो चाहते कि हम मुस्लिम एम्पायर का हिस्सा नहीं बनना चाहते, और उन बाल्कन स्टेट्स को सपोर्ट किया था भाई ब्रिटेन ने, ठीक है। तो टर्की के साथ ब्रिटेन के संबंध वैसे ही अच्छे नहीं थे। फिर वर्ल्ड वॉर वन में आप देखते हो कि यार टर्की हार जाता है, ठीक है, ब्रिटेन जीत जाता है इस केस में, एंड उसके बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है जिससे कि जहां के जो रूलर हैं, जिनको हम खलीफा कहते हैं ना, सुल्तान कहते हैं टर्की के, उनकी सारी पावर्स को छीन लिया जाता है, इनफैक्ट उन एरियाज में भी जहां पे मुस्लिम्स रहा करते थे। और इसी वजह से आप देखोगे पूरे दुनिया भर के जो मुस्लिम है ना बहुत ज्यादा ब्रिटेन के अगेंस्ट हो जाते हैं, राइट। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था ये। अच्छा, उसका एक और रीजन ये भी है कि जो टर्की के सुल्तान थे उनको हम खलीफा या कैलिफ कहते हैं, तो वो कई बार आप देखोगे तो उनको रिलीजियस हेड माना जाता था इस्लामिक कम्युनिटी का। तो बड़ा उनको लगा, जब इस्लाम मतलब पूरे मुस्लिम्स को लगा ना कि यार ये तो ब्रिटेन वाले गलत कर रहे हैं, हमारे रिलीजियस लीडर के साथ गलत हो रहा है, उसकी पावर छीनी जा रही है, उसका डिसरिस्पेक्ट हो रहा है, तो एज ए रिजल्ट खिलाफत मूवमेंट्स आप देखोगे पूरे दुनिया भर में स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। चलिए, तो लेट्स टॉक अबाउट द सर्कमस्टांसेस दैट लेड टू द रिस्पांसिबल फॉर द लखनऊ पैक्ट। देखिए, नंबर 1, द ऑटोमन टर्की हैड टू फाइट बाल्कन वॉर्स, जो हमने अभी डिस्कस किया। फिर ब्रिटेन का पॉलिसी तुर्की की तरफ अच्छा नहीं था। वर्ल्ड वॉर वन में अगर आप देखोगे तो टर्की ने बैटल लड़ा और ब्रिटेन के अगेंस्ट हार भी गया। तो जो सुल्तान ये कैलिफ थे टर्की के, उनके साथ सही तरीके से ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मैंने आपको बताया ना कि ट्रीटी साइन हुआ, एग्रीमेंट साइन हुआ, जिससे कि उनकी सारी पावर्स को ले लिया गया। तो सुल्तान को आप कई बार खलीफा कैलिफ कहते हैं, जो कि रिलीजियस हेड भी माने जाते थे इस्लाम के, एंड जितने भी मुसलमान थे पूरे दुनिया भर के, वो यहाँ पे ब्रिटेन के अगेंस्ट हो गए और खिलाफत मूवमेंट्स यहाँ पे स्टार्ट हो गए, ठीक है। तो ये तो कुछ इंटरनेशनल इवेंट्स हैं। देश की बात की जाए तो देखिए, पार्टीशन ऑफ बंगाल को ना रिलीजियस बेसिस पे कैंसिल कर दिया गया था, ये हमने पिछले क्लासेस में भी पढ़ा है, ठीक है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल अभी दोबारा जब 1911 में स्टार्ट होता है तो वो लैंग्वेज के बेसिस पे था, ठीक है, नॉट ऑन रिलीजन बेसिस, जिसपे अगर आप देखोगे हमारे मुस्लिम्स काफी हद तक बड़े नाराज हो गए, बिकॉज पहले उनको एक मेजॉरिटी प्रोविंस मिल रहा था, अभी वो चीज नहीं हो पाएगी, ठीक है। फिर कई सारे जो अबुल कलाम आजाद, अली ब्रदर्स वगैरह, ये लोग जो है बेटा, ये जो अभी नेशनलिस्ट फीलिंग्स फैली हुई ना, तो इनका एडवांटेज लेते हुए क्या करते हैं कि एक सेल्फ गवर्नमेंट बनाई जाए, एक अपनी खुद की सरकार बनाई जाए, इसके लिए मुस्लिम्स का सपोर्ट जनरेट करते हैं, ठीक है। फिर क्या होता है, एक सेडिशियस मीटिंग्स एक्ट आया था, मतलब ऐसी मीटिंग्स जो कि सरकार के अगेंस्ट होती है, जिसमें कुछ प्रोमिनेंट मुस्लिम लीडर्स को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया जाता है। तो इस अरेस्ट के बाद क्या होता है कि मुस्लिम्स की जो पॉलिसी यहाँ पे ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट काफी बदलने लगती है, और आप देखोगे कि मुस्लिम लीग और आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस काफी करीब आने लगते हैं, ठीक है। अब फाइनली आप देखते हैं कि मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स में थोड़े चेंज आते हैं 1913 में। इससे पहले तक अगर आप देखोगे तो मुस्लिम लीग का ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि लॉयल टू द ब्रिटिश रहना है, उनसे अपनी डिमांड्स को मनवाना है, बात खत्म, ठीक है। लेकिन इन सारी इवेंट्स के बाद आप देखोगे कि इसमें चेंज आता है, लीग अपना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करती है और कहती है कि सेल्फ गवर्नमेंट सिस्टम को हम सपोर्ट करेंगे अंडर द ब्रिटिश क्राउन, मतलब आप कह सकते हैं ब्रिटेन के अंदर ही हमें, मतलब ब्रिटेन के पास मेजर पावर रहेंगी, लेकिन हमें अपने सेल्फ गवर्नमेंट या डोमिनियन स्टेटस आप दे दीजिए, ताकि अपने खुद के इंटरनल मैटर्स हम यहाँ पे मैनेज कर पाए, ठीक है। एंड साथ ही साथ इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एग्री कर लिया कि ठीक है, एक कॉमन पॉलिटिकल गोल पे हम काम कर सकते हैं, राइट। चलिए, इसके अलावा अगर आप देखोगे जो एनी बेसेंट एंड बीजी तिलक थे बेटा, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने बड़े इंपॉर्टेंट रोल्स यहाँ पे प्ले किए थे दोनों ऑर्गेनाइजेशंस को पास लाने में। खासकर एनी बेसेंट की अगर हम बात करें तो एनी बेसेंट ने कांग्रेस के जो दो विंग्स थे, असर्टिव नेशनलिस्ट और आपके अर्ली नेशनलिस्ट, इन दोनों में आपको याद होगा 1907 के सूरत सेशन में एक स्प्लिट आ गया था, राइट, ये लोग अलग हो गए थे, तो इनको वापस से जोड़ने में, वापस से साथ लाने में इनका बहुत बड़ा रोल है। और ऐसे अगर हम बात करें बाल गंगाधर तिलक जी की, तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था 1916 में, और एक मेजर रोल प्ले किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच के जो डिफरेंसेस उनको यहां पे रिजॉल्व कराने में। चलिए, फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द साइनिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916, ठीक है। नाउ अब एफर्ट्स किए जा रहे हैं यहां पे कि कांग्रेस एंड मुस्लिम को लीग को साथ लाया जाए, यूनाइट किया जाए, ठीक है, एंड कुछ कॉमन पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यहां पे डिमांड किए जाए, ठीक है। दूसरी बात, 1915 में क्या होता है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों सेशंस रखते हैं अपने बॉम्बे के अंदर, ठीक है।
फिर तीसरा पॉइंट बच्चों, जो बॉम्बे सेशन था आपका मुस्लिम लीग का, उसको कई सारे कांग्रेस लीडर्स अटेंड भी करते हैं। एंड साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो वॉर के बाद एक प्रॉपर कॉमन प्लान बनाना चाहिए, है ना, एक प्रॉपर कॉमन पॉलिटिकल एजेंडा होना चाहिए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स डिमांड करने हैं। इन सारे मुद्दों पर ये लोग मिल करके काम करते हैं। कौन? मुस्लिम लीग के लीडर्स और इंडियन नेशनल कांग्रेस वाले। ठीक है, चलिए अब फाइनली क्या होता है 1916 में, कांग्रेस क्या करती है और मुस्लिम लीग क्या करती है। इन बच्चे दो सेशंस होते हैं इनके लखनऊ में साइमल्टेनियसली, मतलब लखनऊ के अंदर कांग्रेस का भी चल रहा है एक और आपके मुस्लिम लीग का भी एक चल रहा है। ठीक है बेटा, जो शक्ति कपूर वाली जुल्फे आ रही है ना बालों में सामने कैमरे के इधर, इसको इग्नोर मानना। ठीक है, वो होता है यार, कहीं ऐसे बाल उड़ रहे होते हैं ना, हवा नहीं है, बाल उड़ जाते हैं ऐसे। ठीक है, तो शक्ति कपूर वाला ऐसा जो है एकदम फेस लगने लगता है कभी, तो इसको इग्नोर माना। आऊ है ना, क्राइम मास्टर गोगो, तो क्राइम मास्टर गोगो वाला जो फेस दिख रहा है बेटा, इसको इग्नोर मारो और जो है तुम यहाँ पे सीधा फोकस करो किस पे, कंटेंट पे। ठीक है, बिकॉज मुझे फील होता है कई बार जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ मेरे को पता होता है अच्छा क्राइम मास्टर गोगो बन गया हूँ मैं, ओह क्या बात है। ठीक है, चलिए तो फिलहाल हमने क्या पढ़ा कि 1916 में दोबारा से क्या होता है कि कांग्रेस और लीग, जो मुस्लिम लीग है अपना, वो लखनऊ में दो सेशंस करते हैं अपने अलग अलग। फाइनली एक ज्वाइंट पॉलिटिकल रिफॉर्म्स की स्कीम लॉन्च की जाती है, जो कि आप देखोगे दोनों ही पार्टीज यहां अडॉप्ट कर लेती हैं। ठीक है, ज्वाइंट पॉलिटिकल रिफॉर्म मतलब पॉलिटिकल रिफॉर्म्स यानी पॉलिटिकल चेंजेस, कुछ बदलाव, कुछ डिमांड्स, है ना, कॉमन डिमांड्स वो आगे रखी जाती हैं और दोनों पार्टीज इस बात पे सहमत होती हैं और यहां पे साइन होता है आपका द लखनऊ पैक्ट। तो यही जो एग्रीमेंट था इन कॉमन रिफॉर्म्स को लेकर के मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच में दोस्तों, ये कहलाता है आपका द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 यानी 1916। आई बात समझ में? चलिए अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, देखिए नंबर वन, पहला सिग्निफिकेंस है हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी। देखिए कांग्रेस ने यहाँ पे अपना सेक्युलर अप्रोच थोड़ा सा साइड रखते हुए जो मुस्लिम्स का सेपरेट इलेक्टोरेट्स है इसको यहाँ पे एक्सेप्ट किया था। ठीक है, बिकॉज कुछ कॉम्प्रोमाइजेस तो आपको करने पड़ेंगे तभी कुछ काम बनेगा, राइट। और इसी तरीके से मुस्लिम्स ने यहाँ पे जो प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन है कि इलेक्शन होंगे, मेजोरिटी जिसको मिलेगी, जो ज्यादा वोटों के साथ जीतेगा, है ना, वो पार्ट बनेगा गवर्नमेंट का, इसको एक्सेप्ट कर लिया था, राइट। फिर कांग्रेस के अंदर यूनिटी आ गई। अगर आप देखोगे तो लखनऊ सेशन में जो है दोनों विंग्स है कांग्रेस के वो रीयूनाइट हो जाते हैं, यानी आपके एजर्टिव नेशनलिस्ट और आपके अर्ली नेशनलिस्ट। ठीक है, फिर कांग्रेस प्रेसिडेंट जो थे लखनऊ सेशन के 1916 के, अंबिकाचरण मजूमदार, ये इनका एक बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि इफ द यूनाइटेड कांग्रेस वाज बरीड एट सूरत इट इज रीबॉर्न एट लखनऊ। सूरत वाले 1907 सेशन में अगर एक यूनाइटेड कांग्रेस दफन हो गई थी, बरी हो गई थी, तो आज वो रिबॉर्न हुई, पुनर्जन्म हुआ है उसका लखनऊ में। बिकॉज अगेन वापस से आप देखोगे तो दोनों जो फैक्शंस हैं यहाँ पे आके जुड़ जाते हैं। ठीक है, फिर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट, अब सरकार के ऊपर प्रेशर आ गया भाई। अब सरकार इतने टाइम से क्या कर रही थी, जितने भी रिफॉर्म्स थे पॉलिटिकल या कॉन्स्टिट्यूशनल, उनको डिले करती जा रही थी। उसको पता था भैया दोनों विंग्स अलग अलग है, कांग्रेस अलग है, मुस्लिम लीग अलग है, पर जब ये लोग ज्वाइन कर गए तो सरकार के पास कोई एक्सक्यूज नहीं बता, अब सरकार को लाना ही पड़ेंगे रिफॉर्म्स। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात अगर आप देखोगे जैसा वर्ल्ड वॉर 1 आपका कंटिन्यू होता गया तो लीडर्स ऑफ द कांग्रेस एंड जो लीग थे उन्होंने कहा सरकार से कि अगर आप चाहते हो कि हम आपका सपोर्ट करें, अगर आप ये चाहते हो कि हम आपके प्रति लॉयल रहें, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको हमारे डिमांड्स को मानना पड़ेगा। तो धमकी दी जा रही है यहाँ पे क्लियर एंड कट कि अगर आप चाहते हो कि इंडियंस आपके प्रति लॉयल रहें तो आपको हमारी इन कॉन्स्टिट्यूशनल डिमांड्स को मानना पड़ेगा। सो दिस इज सम ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ द लखनऊ पैक्ट। ठीक है, चलिए तो यही छोटा सा पार्ट था बच्चे, फॉर्मेशन ऑफ द मुस्लिम लीग, क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे, लखनऊ पैक्ट क्या था और इसका सिग्निफिकेंस क्या था। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे आज के जबरदस्त सवाल पे जो कि बच्चे यहां पे आंसर कर सकते हैं। तो सवाल ये है, आपने मुझे ये बताना है कि गिव एनी टू रीजंस, इसको थोड़ा सही कर लेते हैं, ठीक है। सो गिव एनी टू रीजंस फॉर फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग। ठीक है, सॉर्टेड है। चलिए, सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज माइंड मैप गाइस। ठीक है, बहुत छोटा सा प्यारा सा नन्ना सा मुन्ना सा माइंड मैप था, आई होप मजा आया होगा आपको। ठीक है, तो बहुत प्यारी सी जबरदस्त वाली स्टोरी है बच्चों यहाँ पे, है ना। तो और भी ऐसे माइंड मैप्स मैं लेकर के आता रहूंगा आप बच्चों के लिए। कुछ कॉमन डाउट्स थे आपके, तो मैंने सोचा स्टार्टिंग में क्लियर कर दें। तो एक बार ध्यान से सुनिएगा, प्यार से सुनिएगा इस पूरे माइंड मैप को। ठीक है, मजा भी आएगा और आपको बहुत कुछ आप रिवाइज एंड रिकॉल भी कर पाओगे। सो अब आई गेस आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि सर नोट्स कहां से डाउनलोड करने हैं। वीडियो की डिटेल्स में जाइए, शो मोर पे जाइए, आपको बैच का लिंक मिल जाएगा, मैंने आपको दिखा दिया, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच है, एनरोल करिए, सारे नोट्स वगैरह आपको वहीं मिलेंगे। ठीक है गाइस, चलिए
फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। थैंक यू सो मच बच्चों, मैं जाता हूँ। फिलहाल मेरी समोसे की दुकान है बेटा, तो उसमें समोसे बना के भी देने पड़ते हैं, साइड हसल, साइड बिजनेस, ठीक है। तो किसी और दिन डिस्कस करेंगे उस समोसे के बारे में। फिलहाल लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे अमेजिंग, स्टे स्माइलिंग। चलते रहिए, करते रहिए कमाल, है ना, और चलते रहिए जिंदगी, है ना। ऑब्वियस सी बात है यार, जिंदगी में बहुत कुछ करना है आपको, लाइफ में बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है, उसके लिए जरूरी है चलते रहना, आगे बढ़ते रहना, एंड हमेशा हार्ड वर्क करते रहना। हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, है ना, हमेशा हार्ड वर्क से भी काम नहीं बनेगा। सो हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क करते रहना, ठीक है। चलो फिलहाल मैं मिलता हूं द नेक्स्ट क्लास। सो दिस इज योर मेंटोर, योर गाइड कुणाल, दिस साइड, साइनिंग ऑफ फॉर दिस वीडियो। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू, बाय बाय।